हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा मैथमेटिक्स में कुछ नहीं जानता वो इस वीडियो को देख करके, केवल इस वीडियो को देख करके 35 से 40 मार्क्स ला सकता है। ठीक है, कुछ तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट फार्मूला पूछे जाते हैं एग्जाम में, तकरीबन 15 से 20 नंबर का डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है। तो वो वाले सवाल आप इसको देख करके ला सकते हो, ठीक ना। वो मतलब अंक जो है वो उसको इस वीडियो को देख करके ला सकते हो। और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि डायरेक्ट फार्मूले पे बस खाली मान रखना होता है और आंसर निकल करके सामने आ जाता है। तो वैसे प्रश्नों का हल भी आप इस वीडियो को देखने के बाद दे दोगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या होगा इस वीडियो में, तो जितने भी फॉर्मूले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ यहाँ पे उदाहरण भी करवाए गए हैं बच्चों, तो ये उदाहरण भी आप लोग देखोगे कि हाँ जी किसी प्रश्न को करने का तरीका क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, एंड तक बने रहना है। ठीक है बच्चों, बात रही कि ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो वीडियो में कहीं पर बता दूंगा कि ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो एंड तक बने रहना है। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबसे पहला चैप्टर से, वास्तविक संख्या से। तो पहले संख्याओं के प्रकार लिखे गए हैं, संख्याओं के बारे में भी पूछा जाता है कि ये संख्या कौन सी है ना। तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या बच्चों, तो प्राकृत संख्या में शून्य लगा करके लिखना या बोलना पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, उदाहरण भी आप लोग देख सकते हो। नोट, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ये एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। हम बोलेंगे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चों, तो शून्य से पहले और शून्य के बाद वाली सभी पूर्ण अंक वाली संख्या पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 है ना, ये माइनस में इनफाइनाइट तक चले जाइए, प्लस में इनफाइनाइट तक चले जाइए, और शून्य भी, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं बच्चों, पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक होने के लिए केवल एक शर्त है कि संख्या पूरी पूरी रहे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप यहां पे देख सकते हैं, अगर केवल 4 लिखा हुआ है तो ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे भी बटा में 1 होता है। अपरिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके अलावा पाई भी अपरिमेय संख्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलिए अब देखो रियल नंबर से आते हैं। वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, या तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं पूर्णांक संख्या को। तो पूर्णांक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, 2 से विभाजकता के आधार पर। एक हो गया सम संख्या और एक हो गया विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं बच्चों, तो जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, और विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, विभाजकता के आधार पर पूर्णांकों को जो बांटा गया है वो बच्चों, तो वो 2 प्रकार से बांटा गया है। एक को कहते हैं अभाज्य संख्या और एक को कहते हैं भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। जो एक से कटे और केवल खुद से कटे, इसके अलावा किसी और से ना कटे, वो क्या है जी, अभाज्य संख्या है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। और वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, भाज्य संख्या कहते हैं ना। एक से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा कम से कम कोई एक और संख्या से जरूर कटे, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये रहा भाज्य संख्या का उदाहरण। ओके, अब देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया बात लिखा हुआ है कि 1 से लेकर के 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्या होते हैं। 50 से लेकर 100 तक टोटल कितने, 10 अभाज्य संख्या होते हैं। ये 100 नहीं 10 लिखा हुआ, 1 0 कटा हुआ है। तो 1 से लेकर 100 तक कितने हो जाएंगे बच्चों, 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो 2 वैसी संख्या जिसका HCF 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है बच्चों। जैसे कि 2 और 5 हो गए, 9 और 16 हो गए, अगर आप इनका HCF निकालोगे तो 1 आएगा। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जब a और b 2 संख्या दिया हो तब a से या तो a में b से भाग देने पर 2 अन्य संख्या q और r प्राप्त होती हैं जो एक बंधन में जुड़ जाती हैं, और जो बंधन है ना उसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। a = bq + r होता है। ये क्या है बच्चों, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो HCF ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना, किस लिए, तो LCM और HCF ज्ञात करना, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है बच्चों, 2 संख्याएं दी हुई हैं 20 और 30। हमें क्या करना है, इसका ये ज्ञात करना है, LCM और HCF ज्ञात करना है। तो 20 का गुणनखंड हमने यहाँ पर लिखा,
30 का गुणनखंड हमने यहाँ पर लिखा। ठीक, एलसीएम क्या होता है ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना, ये बिल्कुल मेरे नोट्स में मिलेगा। एलसीएम क्या होता है बच्चों, तो बड़ी घात वाली कॉमन संख्या तथा बची हुई संख्याओं का गुणनफल। और एचसीएफ क्या होता है बच्चों, तो छोटी घात वाली कॉमन संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, एलसीएम बड़ी घात वाली जो कॉमन संख्या है वो, और जो बच गई हैं वो, उनका गुणनफल। और एचसीएफ होता है छोटी घात वाली कॉमन संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अगर एलसीएम की बात करें तो देखो यहाँ से मैं दिखाता हूँ, दोनों दिख रहा है। एलसीएम की बात करते हैं तो देखो 2 जो है वो दोनों में है, तो उसमें से बड़ा घात वाला कौन है, तो 2 का पावर 2 बड़ा घात वाला था तो उसको ले लिया। 5 दोनों में है तो 5 ले लिया। इसके अलावा ये 3 जो है वो बच गया है बच्चों, तो ये 3 भी हमने यहाँ पर ले लिया, बची हुई संख्या। टोटल कितना आ गया, 60 गुना करने पे। एचसीएफ छोटा घात वाला कॉमन, तो ऊपर में 2 था नीचे में भी 2 था, लेकिन ऊपर वाले के पावर में 2 था, नीचे वाले के पावर में 1 था, तो छोटा घात वाला लिया, 2 का पावर 1 लिया। 5 दोनों का घात 1 था, तो 5 का पावर 1 वाला लिया, गुना किया तो 10 आ गए। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है कि 2 संख्या ए और बी का जो गुणनफल है वो बराबर होता है HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM ऑफ पहली संख्या और दूसरी संख्या इंटू में HCF ऑफ पहली संख्या एंड दूसरी संख्या। ठीक ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके। अगला प्रश्न है बच्चों, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम यहाँ पर सिद्ध नहीं करने जा रहे हैं। अगर आप लोग कहोगे तो सिद्ध करके भी दिखा दूंगा, बिल्कुल इसी तरीके से PDF वाला फॉर्मेट में। ओके। अब आते हैं पॉलिनोमियल में। बहुपद क्या है, तो बहुपद एक बीज गणितीय व्यंजक है जिसमें सभी चर का घातांक एक शून्येतर पूर्णांक हो। हाँ, समझ आया बच्चों। बहुपद क्या है, एक बीजीय व्यंजक है जिसमें जितने भी चर होते हैं उसका घात जो हो वो एक ऋणेतर पूर्णांक हो। ऋणेतर का मतलब होता है माइनस में ना रहे और पूरा संख्या रहे, पूर्णांक रहे, है ना। पूर्णांक बोलने का मतलब हो गया कि भिन्न में ना रहे, और ऋणेतर का मतलब माइनस में ना रहे। ठीक है बच्चों। सामान्य रूप क्या होता है जी, तो ये रहा उसका सामान्य रूप। ओके। शर्त क्या है, तो चर संख्या का घात ना तो ऋणात्मक होना चाहिए और ना ही भिन्नात्मक होना चाहिए। ठीक। अब बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर एक पदी जिसमें केवल एक पद रहे उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। द्विपदी जिसमें 2 पद रहे उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। त्रिपदी जिसमें 3 पद रहे उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो हम बहुपद में जितने पद लेते जाएंगे वह उतना ही पद का बहुपद होता जाएगा। ठीक है, ये नोट में आप लोग देख लो कि जितना भी पद आप लोगे वो उतना ही पद का बहुपद कहलाएगा। अगर 5 पद का लेंगे तो 5 पदी बहुपद। घात के आधार पर बच्चों रैखिक बहुपद या तो एक घातीय बहुपद, तो जिस बहुपद के चर का सर्वाधिक घात 1 हो, है ना, सर्वाधिक घात। देखो बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो चर संख्या का सबसे बड़ा घात जो है वो बहुपद का घात कहलाता है। तो जिस बहुपद के चर का सर्वाधिक घात कितना रहे बच्चों, 1 रहे, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए 4x + 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर चर संख्या है x और x का घात कितना है, 1 है। ठीक है ना बच्चों, तो ये रैखिक बहुपद है। 4x + 8 क्या है बच्चों, ये रैखिक बहुपद है। ठीक है। द्विघात बहुपद, तो जिस बहुपद का सर्वाधिक घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं ना। बड़ा से बड़ा घात कितना रहे, 2 रहे, वो क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। ये उदाहरण के लिए हो गया बच्चों। त्रिघातीय, तो जिस बहुपद का सर्वाधिक घात क्या हो, 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। उदाहरण के लिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है। शून्य बहुपद, ये भी एक प्रकार का बहुपद होता है बच्चों, तो शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं और इसका घात अपरिभाषित होता है। आप इसके घात के बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, क्यों, देखो शून्य को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 × में x का पावर 5, तो अभी कितना घात है इसका, 5 घात है। 0 × x का पावर 10 भी लिख सकते हैं, तो अभी इसका घात कितना है, 10 है। तो ये भी 0 लिखा हुआ है, मतलब कि ये मैं थोड़ा सा इसको कट कर देता हूँ। ये देखो, ये भी 0 लिखा हुआ, ये भी 0 लिखा हुआ, ये भी 0 लिखा हुआ, ये भी 0 लिखा हुआ। तो कौन वाला घात के बारे में बोलोगे, है ना। इसका घात अगर बोलते हो तो 40 है, इसका घात बोलते हो तो 20 है, और सब 0 लिखा हुआ है, मतलब कि इसका घात हम लोग बता नहीं सकते, ये अपरिभाषित होता है। अचर बहुपद, तो जिस बहुपद का घात 0 होता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे 5x का पावर 0, 6x का पावर 0, इसका मतलब है कि ये 5 लिखा हुआ है। 5 × x का पावर 0 कितना होगा, ये तो 1 होगा ना, तो 5 × 1 = कितना, 5। तो ये देखिए अचर हो गया कि नहीं, तो इसे हम अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, गुड। अच्छा, बहुपद का घात, तो चर संख्या का सबसे बड़ा घात क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। ठीक, देखो एक एक बात मतलब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक ना, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन अवश्य दबा लें बच्चों, और इसे अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बहुपद का शून्यक के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी बहुपद में उपस्थित चर संख्या का वह मान जिसके लिए वह बहुपद शून्य हो जाए उसे उस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग। हाँ जी, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर संख्या का वैसा मान जिसके लिए वह बहुपद शून्य हो जाता हो उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक ना। और ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बहुपद में जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है। मतलब कि अगर 2 घात का बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे, 3 घात का बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे। और इसमें एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव का बनता है, 1 नंबर यहां से आएगा, ठीक है बच्चों। बहुपद का ग्राफ, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है जो एक सच को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए उसका शून्यक 1 होता है। बात समझ में आया बच्चों। रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है और वो एक अक्ष को क्या करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और जहां पे एक अक्ष को कोई ग्राफ प्रतिच्छेद करे वही उसका शून्यक होता है, ठीक ना। तो उसका 1 शून्यक होता है। ओके। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद परवलय होता है। परवलय ऐसा होता है बच्चों, ऐसा होता है, इसको परवलय बोलते हैं, ठीक ना। हाँ, और इसके 2 शून्यक होते हैं क्योंकि ये एक सच को 2 बार कट करता है। और जो नहीं करता है उसका एक भी शून्यक नहीं होता। अच्छा, जब द्विघात बहुपद का परवलय एक सच को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो उसका शून्यक अद्वितीय एवं अलग अलग होता है, मतलब कि 2 होगा और अलग अलग होगा, ठीक है बच्चों। और जब द्विघात बहुपद का परवलय एक अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उसका शून्यक वास्तविक और समान होता है। जैसे कि क्या होता है ना, ऐसे ये ग्राफ आया और ऐसे टच करके चला गया, तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर केवल ये टच कर रहा है तो हम कहते हैं कि इसने केवल टच किया, तो इसका 2 शून्यक होगा लेकिन दोनों शून्यक का मान समान रहेगा। कोई मतलब कि मान लो कि ये बिंदु 3 है तो दोनों शून्यक कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे, तो वास्तविक और समान है ना। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका शून्य वास्तविक तथा सामान्य होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, जब द्विघात बहुपद का परवलय एक सच को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करे तो उसका शून्यक अवास्तविक होगा, उसका कोई शून्यक नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण मैं दिखा देता हूँ, ऐसे ऊपर ऊपर चल जाए, ठीक, इस एक सच को कट ही नहीं किया, इसका मतलब कि क्या होगा, कोई शून्यक नहीं होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बना हुआ है, देख रहे हो कितना बेहतरीन यहाँ पर आप लोगों के लिए लाया गया बच्चों। अच्छा, अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध का। अच्छा, द्विघात बहुपद के लिए अगर हम बात करें तो मान लिया, देखो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप भी पूछता है, तो ये सामान्य रूप हो गया। इसके 2 शून्यक हैं, अल्फा और बीटा, 2 ही शून्यक हो सकते हैं क्योंकि घात 2 है, ठीक। तब आपको क्या करना है, इस तरीके से x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा उपर्युक्त बहुपद का हल है। अगर अल्फा और बीटा है बच्चों, x बराबर अल्फा बीटा है, तो बहुपद का हल क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ओके, ये रहा बहुपद। तो बहुपद का निर्माण क्या हो जाएगा बच्चों, चलो ठीक है, ये आप लोग रहने दो। ये सब तुलना करने के लिए दिया गया है बच्चों, तो हमें तुलना नहीं करना है, हमें सीधा सीधा उसका संबंध बताना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a। ये फॉर्मूला आपको दिखाना क्या है ना, वहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए समझाया जा रहा है, तो यहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं एग्जाम्पल के जरिए नहीं समझाऊंगा। तो क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना होता है, माइनस का b बटे a होता है। और अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है, तो c बटे a होता है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो शून्यकों का योग हो जाएगा ये और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा ये, ठीक। अच्छा, अगर द्विघात बहुपद निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, के या तो फिर ए, कुछ भी कह सकते हो, इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है अगर आपको शून्यक दिए हुए रहें तो, ठीक है बच्चों। चलिए, कई बार आप ये वाला के का मान नहीं लिखोगे, के नहीं लिखोगे, क्योंकि के हम तब लिखते हैं जब बहुपद का मान किसी खास पॉइंट के लिए दिया हुआ रहे तो। अब ये बात आपको तब समझ में आएगा जब आपने क्लास बढ़िया से कर रखा होगा तब, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। तो त्रिघात बहुपद के लिए 3 शून्यक होंगे, तो मान लिया कि 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, ठीक ना। तो शून्यकों का योग माइनस b बटे a होता है। 2-2 कर करके अगर हम शून्यक लें और उसको गुना के रूप में लिख करके फिर उसको जोड़ दें तो इस प्रकार जो होता है वो होता है c बटे a, ठीक। और लास्ट वाला जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो होता है माइनस का d बटे a। और अगर शून्यक दिए हुए रहें तो फिर आप उसका त्रिघात बहुपद कैसे निकालोगे बच्चों, तो वो होता है एक्स क्यू माइनस में शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 2-2 करके जो आपने लिया था वो और इंटू में x और माइनस दे करके शून्यकों का गुणनफल। ओके, ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब आइए 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चर कैसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका मान बदलता रहे उसे चर कहते हैं, जैसे कि x y z p q है ना। ये रैखिक समीकरण, तो वैसा समीकरण जिसका ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। मोटा मोटी कहा जाए तो जिसका घात 1 होता है ना, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं।
सामान्य रूप क्या होता है बच्चों, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सामान्य रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। युग्म का अर्थ जोड़ा होता है, अर्थात दो समीकरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ऐसा होता है a1 x प्लस b1 वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 वाई प्लस c2, ये 1 2 लिखना भूल गए हैं तो ये c2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। ये जो समीकरण है ये 3 प्रकार के होते हैं सामान्य रूप से। ऐसा होता है जी कि कई बार इन समीकरणों का एक एक हल निकलता है, मतलब x का एक मान निकलेगा और y का एक मान निकलेगा। तो अगर एक एक मान निकलता है उसको हम कहते हैं एक हल निकलना। तो अगर एक हल निकले तो इस समीकरण को बोलते हैं अविरोधी युग्म। ये एग्जाम में बनता ही बनता है बच्चों, एकदम कन्फर्म है, ठीक ना। तो जिसका एक हल निकले, वैसा रैखिक समीकरणों का जोड़ा जिसका एक एक हल निकले उसे हम अविरोधी कहते हैं। और उसका तरीका क्या होता है, निगाह पहचानने का तरीका क्या होता है कि वो अविरोधी है। तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। कोई हल ना निकले तो उसे हम विरोधी कहते हैं, ठीक ना, नाम भी याद रखना है। वैसा रैखिक समीकरणों का युग्म जिसका कोई हल ना निकले उसे हम क्या नाम से पुकारते हैं, तो उसे हम विरोधी कहते हैं। और इसका पहचान क्या है बच्चों, a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 इक्वल नहीं होता है c1 बाई c2 के। और जिसका अनेक हल हो, बहुत सारे ऐसे रैखिक समीकरण का युग्म मिलेगा जिसका बहुत सारा हल हो, उसे हम आश्रित कहते हैं बच्चों। और इसका पहचानने का तरीका a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 बराबर होता है c1 बाई c2 के, ठीक। अच्छा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हम ग्राफ खींचें तो देखो, अब थोड़ा सा आ जाइए ग्राफ पर। ये एक्स अक्ष हो गया जिसे हम भुज कहते हैं, ये वाई अक्ष हो गया इसे हम कोटि कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, भुज और कोटि। बीच वाला जहाँ पर एक दूसरे को एक्स और वाई अक्ष कट करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखो ये 4 हिस्सा बना है, ऐसे करने से एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ। यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस में होता है, दूसरे चतुर्थांश में x माइनस में होता है, y प्लस में होता है, तीसरे में दोनों माइनस में होता है और चौथे में x प्लस में होता है और y माइनस में होता है। पहले जो मान लिखा हुआ है ना वो x का होता है और दूसरा मान जो होता है वो y का होता है, ठीक ना। पहला वाला मान भुज का और दूसरा वाला मान कोटि का, ठीक है बच्चों। तो वैसा समीकरण युग्म जिसका एक हल होता है उसका जिसका नाम है अविरोधी, उसके ग्राफ कैसे होते हैं बच्चों, तो उसका ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, है ना। मतलब कि समीकरण युग्म में भी हम लोग पढ़े हैं ना जी, जिसका एक हल होता है, ठीक ना, जिसे हम अविरोधी कहते हैं, उसका ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा, ठीक ना। दोनों समीकरण का अपना अपना एक ग्राफ होगा और वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा इस प्रकार से। अच्छा, जिसका कोई हल नहीं होता, जिसका नाम विरोधी है, उसका ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ समांतर प्राप्त होगा। मतलब ये ऐसे दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेगा। अब कट ही नहीं करेगा, जो कटान बिंदु होता है वही आंसर है। अब काट ही नहीं रहा है तो आंसर कहाँ से आएगा। और जिसका अनेक हल होता है उसका नाम होता है आश्रित, ठीक। उसके ग्राफ को क्या कहते हैं, संपाती बोलते हैं, ठीक। और उसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों, तो एक के ऊपर एक। ये मान लो पहला समीकरण का ग्राफ है तो इसी के ऊपर क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण का ग्राफ हो जाएगा ऐसे, इसी के ऊपर, ठीक है। इसे बोलते हैं संपाती, ठीक है जी। नोट, एक्स अचर संख्या को ग्राफ बाई अक्ष के समांतर होता है। मतलब x इज इक्वल टू अचर संख्या कोई रहे, मतलब आपसे कह दिया जाए कि x बराबर 4 का ग्राफ कैसा होता है तो आप बोलोगे बाई अक्ष के समांतर होता है। और बाई बराबर कोई एक अचर संख्या दिया हुआ रहे तो बोल दिया बाई बराबर 5 का ग्राफ कैसा होगा तो बोलेंगे x अक्ष के समांतर होगा, ठीक। अच्छा, वज्र गुणन विधि का जो सूत्र होता है ये आप लोग याद रखोगे, ये वज्र गुणन विधि के लिए सूत्र है, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लोगे, ओके, वेरी गुड। चलिए बात करते हैं द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ये होता है बच्चों। द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें b वाला पद नहीं रहता, ये वाला पद नहीं रहता, ठीक। और मिश्रित वाला किसे कहते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहे या तो फिर c ना रहे तब भी मिश्रित ही कहलाता है ना, केवल ax स्क्वायर प्लस bx रहे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए शून्यक किसे कहते हैं, तो द्विघात समीकरण में x या y का वह मान जिसको रखने पर वह शून्य हो जाए उसे उस समीकरण का शून्यक कहते हैं। शून्यक निकालने की कितनी विधि हैं बच्चों, दो विधि हम लोग मोटा मोटी पढ़ते हैं, वैसे और भी विधियां हैं, ठीक ना। मोटा मोटी दो विधि, एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है वर्गमूल विधि। गुणनखंड विधि ये सीखने का चीज़ है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता और इसको मैंने सिखाया है, बहुत ढंग से सिखाया, कई बार सिखाया है। वर्गमूल विधि में x इज इक्वल टू होता है माइनस b, ये यहाँ
यहाँ पर माइनस छूट गया है, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये है फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर b माइनस में होता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। ओके गुड। मूल या शून्यक। द्विघात समीकरण के मूल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक अवास्तविक और एक होता है वास्तविक। ठीक ना। अच्छा जी, अगर वास्तविक की बात करें तो वास्तविक में असमान भी होता है और समान भी होता है। ठीक, तो कैसे पता चलेगा कि मूल वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा? ठीक है जी, तो उसके लिए हम लोग एक चीज़ निकालते हैं जिसे विविक्त कर या तो विवेचक कहते हैं। विवेचक को हम लोग डी से दिखाते हैं, याद रखिएगा, और विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब यही जो डी है ना, यानी कि जो विवेचक है, वो बताएगा कि शून्यक कैसा होगा या मूल कैसा होगा। शून्यक को ही मूल कहते हैं। देखो, यदि डी इज इक्वल टू, या तो ये कहें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा आ जाए, क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। मतलब कोई भी वास्तविक संख्या आपको मिलेगा, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में से कोई भी एगो रहेगा। ठीक ना बच्चों, और असमान अलग अलग। मान लो कि देखो द्विघात समीकरण है ना, तो इसके दो आंसर आते हैं, दो मूल आते हैं। तो एक मूल अगर 2 आ गया तो दूसरा मूल क्या रहेगा? कोई भी रहे दुनिया का संख्या, लेकिन वो 2 नहीं रहेगा, 2 के अलावा कोई और रहेगा। अच्छा, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ गया तो फिर मूल अवास्तविक होगा। यानी कि वास्तविक संख्या जो हम लोग पढ़ते हैं ना जी, 1 2 3 4 5 रूट ये वो जो भी हो, वो नहीं रहेगा। अवास्तविक एक ऐसा संख्या जिससे आज तक हमें कोई वास्ता ही नहीं पड़ा हो। और ठीक, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या रहे? 0 के बराबर रहे, तो मूल वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। मान लो एक मूल 5 आया तो दूसरा मूल भी 5 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मूल वास्तविक और समान, ये वाला चीज आपको एकदम याद रखना है, समझे, एकदम याद रखना है बच्चों। ठीक, एक एक जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है ना, आपको नंबर दिला करके जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र का, जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, और ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है। तो ये तीनों चारों फॉर्मूला जो है वो अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं समांतर श्रेणी पे। समांतर किसे कहते हैं बच्चों? तो कोई भी दो लगातार चीज़ों का अंतर समान हो तो उसे समांतर कहते हैं, और श्रेणी मतलब कोई भी चीज़ लगातार आए तो उसे श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा? तो एक ऐसी श्रेणी जिसमें दो लगातार संख्याओं का बीच का अंतर समान रहे उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, हाँ, डेफिनेशन ऐसे बनेगा। व्यापक रूप क्या होता है बच्चों? तो ये देखो, ये पहला पद है, ए लिखते हैं। ए में अगर हम डी जोड़ते हैं, डी को सार्व अंतर कहा जाता है। तो ए में अगर डी जोड़ दोगे तो दूसरा पद, ए में अगर 2 डी जोड़ दोगे तो ये तीसरा पद, ये चौथा पद है ना। ए में अगर 3 डी जोड़े, मतलब जितना पद, जैसे अगर पांचवा पद निकालना है ना, तो 5 से 1 कम यानी 4 डी जोड़ना है। कहाँ? तो ए में। ठीक है बच्चों। अच्छा, पहला पद को हम T1 या तो A1 बोलते हैं, दूसरे पद को T2 या A2 बोलते हैं, तीसरे पद को T3 या A3 बोलते हैं, और पहले पद को हम A1 ना बोल करके केवल A ही बोल करके काम चला लेते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, सार्व अंतर कैसे निकलता है? T2 माइनस T1 यानी कि A2 माइनस A1। कई बुक में इसे T के द्वारा लिखा जाता है, कई बुक में A के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, NCERT में A से लिखता है। ओके, तो सार्व अंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। ओके, या तो फिर T4, मतलब बड़े पद में से उसके जस्ट छोटे वाले पद को माइनस करना होता है। अच्छा, Tn या तो An कहें, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? nवा पद का फॉर्मूला, तो a प्लस n माइनस 1 गुने डी, जहाँ पर d क्या है? सार्वंतर है, a क्या है? पहला पद है। ओके बच्चों। अच्छा, n पदों का योग अगर रहे तो Sn, इसको हम लोग बोलते हैं n पदों का योग, है ना। मान लेते हैं कि 20 पद का योग बताओ, कोई श्रेणी दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि 20 पदों का योग बताइए, तो क्या होता है? n/2 इंटू में 2a प्लस का n माइनस 1 गुने डी, ये फॉर्मूला होता है। आपको ये याद रखना है, केवल 2 ही फॉर्मूले होते हैं इसमें पूरे ये में। ठीक। अच्छा, Tn बराबर क्या होता है? कई बार ये nवा पद अगर निकालना रहे और योग दिया हुआ रहे तो Sn, n पदों का योग, और माइनस में Sn माइनस 1 यानी कि उससे एक कम पद का योग, तो आपको क्या पता चल जाएगा? Tn पता चल जाएगा। अंतिम से अगर nवा पद निकालना रहे तो कई बार होता है कि अंतिम से 20वां पद बताएं या तो अंतिम से 10वां पद बताएं, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है L और माइनस का n माइनस 1 गुने डी, जहां पर L क्या है बच्चों? तो अंतिम पद है। L क्या है जी? अंतिम पद। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। चलिए अब आते हैं निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर। हाँ, तो गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामितीय समस्याओं को निर्देशांक अथवा कार्तीय पद्धति का प्रयोग कर बीजगणित द्वारा हल किया जाता है, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक ना, मतलब कि एक ऐसी शाखा है जहाँ पर हम ज्यामितीय समस्याओं का हल करते हैं कार्तीय पद्धति के प्रयोग करके बीजगणित के द्वारा।
चलो अच्छा, एक तल की बिंदु की स्थिति का निर्धारण दो लंबवत अक्षों से करते हैं, उसे हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। देखो ये हमारा जो अभी आपका मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है, ये एक तल है, इसको हम एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींच देना, इसी को हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष का दूसरा नाम है भुज, वाई अक्ष का दूसरा नाम है कोटि। ठीक, पहला अक्ष ऊर्ध्वाधर होता है, खड़ा है ना, लंबा, जिसे हम प्रायः वाई अक्ष कहते हैं, ये खड़ा वाला को। दूसरा अक्ष क्षैतिज होता है, यानी ऐसे पड़ा हुआ, जिसे हम प्रायः एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बच्चों। ठीक, ये रहा आपका, ओके, ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष। ओके, ये जहाँ पर कट हुआ है वो मूल बिंदु हो गया। यहाँ पर दोनों प्लस में होता है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो यहाँ पे मैं समय नहीं लूँगा। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को भुज एक्स का निर्देशांक कहते हैं। बाई अक्ष से अगर कोई बिंदु जो है तो उसकी लंबवत दूरी भी कह सकते हो। लंबवत दूरी जो है वो क्या कहलाता है? एक्स का निर्देशांक कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा, मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, अब हमको ये पता करना है कि ये एक्स इसका भुज कितना है, यानी एक्स का मान कितना है। तो यहाँ से आप यहाँ जाइए, जितना दूर जाना पड़ रहा है, मान लो 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई जाना पड़ रहा है या 4 इकाई, तो एक्स का मान 4 है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और एक्स अक्ष से किसी बिंदु का दूरी जो है वो क्या कहलाता है? उसका बाई का मान कहलाता है। मान लो 2 इकाई चलना पड़ा तो बाई का मान 2 है। ओके गुड, चलिए तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा? बाई निर्देशांक कहलाएगा। फॉर्मूला, दूरी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इसका निर्देशांक होगा x1/1 और इसका निर्देशांक है x2/2। तो दोनों के बीच का जो ये दूरी है ना, वो कैसे निकलेगा? तो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक, आप x1 में से x2 को भी घटा सकते हो। अगर आप x1 - x2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ आपको y1 - y2 का स्क्वायर करना होगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना किसी में से किसी को घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अच्छा, मध्य बिंदु। अब मान लो कि ये दो बिंदुओं को बीच को मिलाने वाली रेखा है, इसका आपको मध्य बिंदु पता करना है। तो हमने कहा कि मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा? इसका x मान कितना होगा, y मान कितना होगा? तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये निर्देशांक हो गया। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है बच्चों? तो x² + y² रूट के अंदर। ओके, विभाजन सूत्र आपको याद होना चाहिए। विभाजन सूत्र x = क्या होता है? ये x = फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, और ये y = फॉर्मूला लिखा हुआ है ये। ठीक, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक, m1 x2, अगर m1 है तो x2 होगा, m2 है तो x1 होगा, डिवाइडेड में m1 + m2। उसी तरीके से y में लेंगे, अगर m2 है तो y1 होगा और m1 है तो y2 होगा। ओके, चलिए बढ़िया है बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये आपको याद रखना है कि 1/2 और इनटू में x1, और अगर हमने यहाँ पर 1 लिया है तो फिर y क्या लेंगे? x के 1 के 1 आगे क्या होता है? 2, तो by2, उसके 2 के आगे क्या होता है? 3, तो by3 है ना। तो x1 इंटू में by2 - by3, फिर प्लस दे करके हम x2 लेते हैं। ठीक ना, 2 मतलब x1 लिया था तो अब x2 लेंगे, और 2 लिया है तो उसके आगे कौन होगा? by3, और 3 के आगे तो है नहीं, तो फिर से by1 शुरू कर देंगे। ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, वरना आप जैसे चाहें वैसे इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अच्छा, कोई भी 3 बिंदु जो है वो संरेखीय होगा, इस वो कब है ना, शर्त क्या है? तो यदि 3 बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो फिर वो तीनों बिंदु कैसे होते हैं? संरेखीय होते हैं। मतलब आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए और उसका क्षेत्रफल निकालिए, और अगर क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। संरेखीय का मतलब एक ही रेखा पर स्थित 3 बिंदु है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पे, त्रिकोणमिति। त्रिभुज की माप करना। त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये रहा त्रिभुज, ऐसा दिखता है। त्रिभुज के 3 अंग होते हैं बच्चों। जहाँ जहाँ पर 2 रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं ना, वो त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाला ये है सीधा लाइन है, उसे हम भुजा कहते हैं, और जहाँ पर 2 भुजाएं मिलती हैं वहाँ पर एक झुकाव उत्पन्न होता है, उसे हम कोण कहते हैं। ठीक, 3 चीज़ हो गया, शीर्ष, भुजा और कोण। त्रिभुज 6 प्रकार का, जिसे हमने 2 प्रकार से बांटा है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, और कोण के आधार पर सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण। हमें क्लास 10th में क्या, क्लास 12 में भी बस एक ही त्रिभुज पढ़ना होता है ज़्यादातर, वो होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। आ जाइए, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये इसका कोण 90 डिग्री है। हम इस कोण को बोल देते हैं कि इसका कोण जो है वो थीटा है, मान लो 30 डिग्री 25 डिग्री जो भी रहे, तो थीटा का सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब कहलाता है, और
जो सबसे बड़ी भुजा है उसे हम कर्ण कहते हैं, तो ये जो बच गया उसे हम आधार कहते हैं। ठीक है बच्चों। थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। अब आप क्या करो, किसी भी भुजा को किसी दूसरी भुजा से भाग लगा दो, तो उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कोई भुजा को किसी दूसरे भुजा से अगर हम भाग लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और अगर हम लंब को कर्ण से भाग लगा दें तो उस जो त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा उसको हम साइन थीटा कहते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक ना, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, अच्छा कॉसेक लिखा हुआ है और ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको हम पी करेंगे, एच बटे पी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सेक थीटा एच बटे बी और कॉट थीटा बी बटे पी, ये बी बटे पी है। याद करने का तरीका होता है बच्चों लाल बटे के ए, ठीक ना, ये कोड है। लंब बटे कर्ण, एल बोले तो लंब, के बोले तो कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। उल्टा करेंगे के ए बटे लाल, तो ये उसके बाद वाला आ जाएगा, जैसे कि ये कर्ण बटे लंब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक, कर्ण बटे आधार ये हो जाएगा सेक, और आधार बटे लंब ये हो जाएगा कॉट। ओके, ऐसे याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय एक होता है बच्चों, वो कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। एक फॉर्मूला होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये कॉस उठ करके इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया। उसी तरीके से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का निकालें तो साइन स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इस पर रूट चढ़ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला होता है, 5 फॉर्मूले होते हैं। उसी तरीके से ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम tan को उठा के इधर भेज देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा। ठीक ना, उसी तरीके से अगर हम tan स्क्वायर निकालेंगे तो tan को इधर भेज देते हैं और 1 को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ठीक, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा रूट के अंदर। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक ना, अब देखो क्या करते हैं, अगर मैं इस कॉट को इधर भेज देता हूँ तो ये माइनस वाले इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये 1 को इधर भेज दीजिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इधर रूट आ जाएगा। ओके, यहाँ से अगर हम कॉसेक निकालें तो रूट आ जाएगा, कॉट निकालें तो इस पर रूट आ जाएगा, इस पर रूट आ जाएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब देखो जो दो उल्टे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं अगर उनका आपस में गुना कर दिया जाए तो आंसर 1 होगा, है ना। जैसे कि साइन और कॉसेक उल्टा होता है एक दूसरा का, तो साइन इंटू कॉसेक 1 होता है ना। इस यहीं से अगर हम ये कहें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक को अगर इधर भेजोगे, इधर गुना में है, इधर आएगा तो बटे में जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर तो 1 बटे साइन थीटा, है ना। यहाँ से साइन इधर चल जाएगा, है ना। उसी तरीके से कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो कॉस गुने सेक इक्वल टू 1 होगा, है ना बच्चों। उसी तरीके से कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक और सेक थीटा बराबर 1 कॉस होता है। tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो tan गुने कॉट 1 होता है, तो tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट और कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan। चलिए अब देखो ये पूरा कोनों वाला हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan होता है। ये थोड़ा उल्टा लिखा हो, दोनों एक, ये और ये दोनों एक ही बात है ना। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट, तो यहाँ लिखना था कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan लिखना था। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक होता है, याद रखना है। अब कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर दिए गए हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान। अगर आपको ये वाला मान याद नहीं रखना है, आपको निकालना है, किसी को सिखाना है, ठीक ना, तो मैंने 2 ट्रिक दिए हैं। कितने? 2 ट्रिक दिए हैं इसको निकालने का। इतना बेहतरीन ट्रिक है कि सेकेंडों में आप बता दोगे और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अगर आपको उसका ये वीडियो का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि हाँ सर मुझे त्रिकोणमिति का जो ये है कोण वाला जो याद रखना है, या तो ये कहीं याद नहीं मतलब निकालने का जो तरीका है उसका वीडियो का लिंक दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों। अब आते हैं वृत्त पर। वृत्त
एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक बिंदु के अंदर अचर दूरी पर होता है ना। एक तल में मतलब उन बिंदुओं का एक समूह होता है जो किसी एक बिंदु से अचर दूरी पर, मान लिया कि ये बिंदु है, इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर पर यहाँ पर बिंदु है, 5 सेंटीमीटर पर ये। अगर इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक ये खींच दें, रेखा खींच दें, जो कि एक वक्र होगा, रेखा ना कह करके वक्र कहें, तो जो बनता है आकृति उसे हम वृत्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, वृत्त का केवल एक ही अंग होता है, वो होता है त्रिज्या। ठीक ना, ये जो बीच वाला जो बिंदु उसे हम केंद्र कहते हैं। केंद्र से जो यहाँ और ये वाला जो घेराया है ना, इसे हम परिधि कहते हैं। और केंद्र से इस परिधि पर सीधा लाइन खींचा जाए तो उसे हम त्रिज्या कहते हैं। फॉर्मूला बच्चों, वृत्त का परिधि निकाला जाता है, मतलब कि लंबाई, ये वाला जो गोल है ना, ये कितना लंबा, अगर हम इसको ऐसे काट करके अगर ऐसे लंबा बिछाएं तो क्या होगा, तो वो 2πr के बराबर होगा, जहां पर पाई का मान 22/60 होता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा परिधि, और ये 2π चल जाएगा बटे में, तो r बराबर हो जाएगा परिधि बटे 2π। ठीक, ओके। ये एक वृत्त है बच्चों। वृत्त को अगर ऐसे एक सीधा रेखा खींचा जाए तो इसे हम जीवा कहते हैं। और नीचे वाला ये जो चांद जैसा दिख रहा है ना, जिस पे मैं अभी पेन चला रहा हूँ, इसे हम चाप कहते हैं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, तो πr² होता है, याद रखिएगा। ठीक, हाँ। वृत्त का व्यास, तो ये सबसे लंबा जीवा जो है वो वृत्त का व्यास कहलाता है। देखो, तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, बढ़िया से थोड़ा सा देखना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक r हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी r हो जाएगा, तो व्यास कितना हो जाता है, 2r हो जाता है, यानी व्यास बराबर 2r है ना, तो r बराबर व्यास बटे 2। ठीक, ये भी फॉर्मूला होता है। अर्धवृत्त, आप देख रहे हैं, वृत्त को दो हिस्से में बांट दीजिए तो अर्धवृत्त होगा। क्षेत्रफल वृत्त का आधा πr² बटे 2। परिधि क्या हो जाएगा बच्चों, तो परिधि देखो, ये पूरा परिधि था 2πr, उसको आधा कर दिया तो ये वाला पता चल गया, ये वाला। अच्छा, ऊपर से ये भी तो अब घेरा गया है, तो 2r वो रहा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इधर से बचेगा πr, इधर से बचेगा 2r, तो πr + 2r। अगर हम r को कॉमन कर लेंगे तो π + 2 हो जाएगा, है ना। तो परिधि बराबर हो जाएगा r × π + 2। यहाँ से ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। इसको हम वलय बोलते हैं बच्चों। क्षेत्रफल इसका क्या होता है, तो देखो, बड़ा वाला जो वृत्त बन रहा है, ये बड़ा वाला जो बाहरी घेरा है, उसका त्रिज्या अगर r है और छोटा वाला त्रिज्या r है, तो क्षेत्रफल होता है πr² - πr²। ओके, इसे हम त्रिज्या खंड कहते हैं। त्रिज्या के अनुदिश इस तरीके से अगर आप काटोगे, इसका क्षेत्रफल होता है πr² θ बटे 360। इसको लघु त्रिज्या खंड भी कहते हैं, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ओके, बढ़िया है। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बचेगा। ओके, चाप की लंबाई, ये रहा चाप बच्चों, ये चाप है, और ये यहाँ पर कौन बनाएगा, मान लेते हैं थीटा बनाता है, तो चाप की लंबाई होता है πr θ बटे 180। त्रिज्याखंड की परिधि क्या होता है बच्चों, तो ये रहा त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का परिधि r और r यानी 2r और प्लस में चाप का लंबाई। ठीक, तो 2r और प्लस में चाप का लंबाई त्रिज्याखंड का परिधि हो जाएगा। वृत्तखंड, ये रहा वृत्तखंड। ठीक, ये एक वृत्त है, इसको बीच से यहाँ से ऐसे काट दिया तो ये नीचे वाला लघु वृत्तखंड कहलाता है, ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों πr² θ बटे 360 माइनस में 1/2 r² sin θ। अगर आप यहाँ से r कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा r² और π θ बटे 360 माइनस में 1/2 sin θ। ठीक ना, ऐसे लिखते हैं। ओके, चलिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो तो वो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, वृत्तखंड का परिधि क्या होगा बच्चों, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l क्या है, जीवा की लंबाई है, ये जीवा का लंबाई अगर ये दिया हुआ रहेगा l, और प्लस में ये चाप की लंबाई। चाप का लंबाई क्या होता है πr θ बटे 180, तो l + πr θ बटे 180। ठीक है बच्चों, बढ़िया है। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, अब आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर। घनाभ, आप लोग घनाभ देख रहे होंगे। ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके सतह 6 होते हैं, किनारा 12 होता है और कोण 8 होता है। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है जी, तो 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक ना, ये वाला। ओके, उसी तरीके से पार्श्व पृष्ठ का 4 दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुने ऊंचाई और इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई।
ठीक। आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये गुना है बच्चों, प्लस नहीं है, गुना है। विकर्ण मतलब कि किसी भी घनाभ के अंदर रखा गया सबसे लंबा लकड़ी का लंबाई अगर पूछे तब भी आपको यही बताना है, और विकर्ण का जब पूछे तो भी यही बताना है। क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया घनाभ का। घन बच्चों जिसकी सभी भुजाएं बराबर रहें या सभी किनारे बराबर रहें। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना होता है, पार्श्व पृष्ठ यानी चार दीवार का क्षेत्रफल वो इतना होता है, ठीक। आयतन किनारा का क्यू होता है, और विकर्ण √3 गुने किनारा होता है, ठीक। बढ़िया है। ये रहा बेलन, आपको दिख रहा होगा। वक्र पृष्ठ इसका कितना होता है, 2πRh होता है। संपूर्ण पृष्ठ, इसमें वक्र पृष्ठ में क्या करो, ऊपर वाले का और नीचे वाले का क्षेत्रफल और जोड़ दो, है ना। तो ऊपर भी वृत्त है तो πr², नीचे भी वृत्त है तो πr² यानी 2πr² और जुड़ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ में 2πr² और जुट गया बच्चों। 2πr कॉमन है तो r + h बचेगा। यहाँ मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ, ओके। बढ़िया है। आयतन कितना होता है बेलन का जी, तो πr² होता है। ये रहा शंकु, आप देख रहे हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ πrl। संपूर्ण पृष्ठ तो नीचे ये वाला और उसमें छोड़ दो, ये एक वृत्त है तो वक्र पृष्ठ में नीचे वृत्त वाला और जोड़ दिया, πr² और जोड़ दिया, ओके। चलिए, आयतन 1/3 πr² h। गोला आप लोग देख सकते हैं, ये रहा गोला। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², आयतन होता है 4/3 πr³, ठीक। ये रहा अर्धगोला, आधा कर दीजिए। इसका वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, ये वाला आधा आधा, तो ये कितना हो जाएगा 2πr²। संपूर्ण पृष्ठ तो ये ऊपर वाला और जोड़ दीजिए जो कि एक वृत्त है, तो उसको जोड़ेंगे तो 2πr² में 1 पाई और जुटेगा तो 3πr² हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आयतन तो गोला के आयतन का आधा 2/3 πr³, ठीक है बच्चों। शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको। तो इसका आयतन का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, देखो नीचे वाले त्रिज्या को r1, ऊपर वाले त्रिज्या को अगर r2 मान लें तो 1/3, ये 1/3 है बच्चों, πh r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 गुने r2। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो πl और क्या होता है r1 प्लस r2 और प्लस में πr1² प्लस πr2², ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ तो πl और इंटू में r1 प्लस r2, ठीक है बच्चों, ये हो जाता है। तिरछी ऊंचाई यानी एल बराबर बाल्टी का तिरछी ऊंचाई या तो शंकु के छिन्नक का तिरछी ऊंचाई √h² इंटू में r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। गोलाकार छिलका, ये आप देख रहे हैं, इसका केवल आयतन निकालना होता है, तो वो होता है 4/3 पाई और बड़ा वाला r³ माइनस छोटा r³, ओके। ये हो गया। स्टैटिक्स में आ जाते हैं बच्चों माध्य में। सरल विधि मतलब सरल वितरण के लिए जो माध्य होता है तो क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 एक से n तक और बटे का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अवर्गीकृत वितरण जिसका कोई वर्गीकरण ना हो बच्चे, तो ये देखो यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ठीक है बच्चों। वर्गीकृत वितरण मतलब किस तरीके से वर्ग में रहे 0 से 10, 10 से 20, ऐसा अगर रहे तो क्या हो जाएगा, तो इसका भी सिग्मा fx बटे सिग्मा f ही होता है, लेकिन यहाँ इसका जो x है बच्चों वो क्या है जी, तो वो होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग लगा दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया माध्य का। वर्ग चिन्ह देखो बच्चों वही है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे का 2। अच्छा, एक लघु रीति होता है माध्य निकालने का, तो ये लघु रीति वगैरह आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। वैसे फॉर्मूला ये होता है कि ए और प्लस का सिग्मा एफ डी बटे का सिग्मा एफ, जहाँ पर डी क्या होता है बच्चों, तो डी जो होता है वो विचलन होता है जिसे हम विचलन कहते हैं। एफ बारंबारता, डी कैसे निकलता है, तो एक्स माइनस ए निकलता है, जहाँ पर ए क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। एक अब ये सारा कुछ मैं अभी पढ़ाऊँगा, अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, ठीक है। तो इसका मैं आप लोगों को पढ़ा करके बढ़िया से समझा देने वाला हूँ इसको। तो अगर आपने अभी तक ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आप जुड़ जाया करो, रेगुलर क्लास चलती हैं बच्चों, रेगुलर क्लास चलती हैं, ठीक। उसी तरीके से पद विचलन रीति, तो इसको भी मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। उसका माध्य होता है ए प्लस का एल इंटू में सिग्मा एफ डी डैश बटे का सिग्मा एफ होता है, जहाँ पर ए कल्पित माध्य होता है, एल जो है बल्क अंतराल की लंबाई और डी डैश क्या होता है, डी बटे एल होता है, ठीक ना। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और नीचे में एक एक उदाहरण भी दिया गया है बच्चों, ओके। हाँ, तो ये माध्यिका क्या होता है, सरल वितरण के लिए माध्यिका क्या होता है बच्चों, सबसे पहले वितरण को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा लो, उसके बाद एन निकालो जो कि पदों
परिमाणों की संख्या होती है। यदि n जो है वो एक विषम संख्या है तो माध्यक सीधा सीधा होता है n+1/2वां पद, और अगर सम संख्या है तो n/2वां पद तथा n/2+1वां पद का माध्य जो होगा वही क्या होगा, माध्यक होगा। ठीक है, अभी मैं ये पढ़ाऊंगा बच्चों। ठीक, ये मैं केवल फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। अगर अवर्गीकृत वितरण बारंबारता वितरण की बात करें तो हम लोग यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालते हैं, ठीक ना, उसके बाद n/2 निकालते हैं। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत चर मान जो होगा वही क्या होगा, माध्यक होगा। ठीक, ओके। अब वर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए ये वर्गीकृत बनाया गया है बच्चों। तो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर यहाँ देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, एल प्लस का n/2 माइनस f/f गुने आई। ठीक, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई कि एल क्या है भाई, एफ क्या है, एफ छोटा एफ क्या है, आई क्या है ना, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अभी मैं इसका पूरा प्रॉपर क्लास लूँगा बच्चों, तो आप लोग जुड़ सकते हो, सीख सकते हो। ओके, ये माध्यक हो गया। एक एक उदाहरण भी दिया गया है बच्चों। अब बहुलक, तो बहुलक क्या होता है, तो जो सबसे ज़्यादा बार किसी वितरण में कोई संख्या आए उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक ना। अवर्गीकृत वितरण के लिए बच्चों, अवर्गीकृत मतलब जिसमें वर्ग ना रहे और बारंबारता रहे, तो सबसे बड़ी बारंबारता वाला जो संचयी सबसे बड़ी बारंबारता का जो संगत चर माने, संचयी बारंबारता नहीं, संगत चर। ठीक ना, बहुलक बराबर सबसे बड़ी बारंबारता का संगत चर। ओके, और बारंबारता वर्गीकृत वितरण के लिए क्या होता है बच्चों, तो ये होता है एल प्लस में f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। ठीक, मैं ये करवाने वाला हूँ बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, तो आप लोग ना जुड़ करके एक बार मेरे से सीख लेना ये। ठीक, ओके। अब बात करते हैं प्रायिकता का। तो किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक, प्रयोग में कुल संभव परिमाण जो होता है बच्चों उसे सैंपल स्पेस कहा जाता है। मान लो कि एक सिक्का, ये एक लूडो का पासा उछाले तो ये हुआ। घटना, कोई भी चीज़ के आने की संभावना घटना कहलाती है। प्रायिकता, प्राथमिक या सरल घटना, वैसी घटना जिसमें एक बार में एक ही घटना हो सकती है उसे प्राथमिक या सरल घटना कहते हैं। परस्पर अपवर्जी घटना, वे घटना जो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते उसे परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं। समसंभावी घटना, तो वैसी घटनाएं जिसके घटने की संभावना बराबर होती है उसे हम समसंभावी घटना कहते हैं। प्रायिकता बराबर क्या होता है बच्चों, तो अगर हम ई घटना के प्रायिकता को देख रहे हैं तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या, यानी कि एन ई बटे एन एस। ठीक ना, ये होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, प्रायिकता कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, 0 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन ये नहीं। अच्छा, किसी घटना की प्रायिकता अगर 0 आ जाए तो उस घटना को असंभव घटना कहते हैं। किसी घटना की प्रायिकता अगर 1 आ जाए तो उस घटना को निश्चित घटना कहते हैं। पीई, घटना के होने की संभावना, तो अगर पीई डैश निकालने जाए तो उस घटना के ना होने की संभावना। ठीक है, तो पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है, ये आप लोग याद रखोगे। ठीक, अच्छा, 2 पासा को अगर हम फेंक दें तो संभव परिणाम कुल कितने होंगे, 36 होंगे। ठीक ना, तो इस तरीके से मैंने पहले चैप्टर से लेकर के अंतिम चैप्टर तक के जितने भी फॉर्मूले बन सकते थे बच्चों, जितने भी फॉर्मूले बन सकते थे, मैंने एक एक करके सारे फॉर्मूले करा दिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके अवश्य बताना, मैं आपके कमेंट का ना इंतजार करूंगा बच्चों। अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लेना बच्चों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ। और अगर आप चाहते हो बढ़िया से तैयारी करना और कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं पढ़ाई हैं उसके फॉर्मूले पे भी मैं विशेष जोर नहीं दिया, ठीक, तो पढ़ना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर करके जुड़ जाओ। और क्लासेस बहुत सारे चलते हैं जी, आप चाहो तो क्लासेस का टाइम टेबल भी देख सकते हो, मैं बता दूंगा। ओके, चलिए, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ।